ठीक है, गुड इवनिंग सभी साथियों को। और शिक्षण अभिरुचि की कल हमने क्लास शुरू की थी। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने पहला टॉपिक यहाँ पर ले रखा है राधा कृष्णन आयोग, और इसमें हमने कल थोड़ा सा चर्चा की थी और इसे समझने का थोड़ा प्रयास किया था, और इसी क्रम में हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आज अच्छे से क्लियर करते हैं और कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसके सारे टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करें और साथ में सभी टॉपिकों के जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन भी साथ में क्लियर करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे मुख्य यहाँ पर प्रयास है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है इसमें हम अधिक से अधिक अच्छा कर सकें, क्योंकि ये 40 नंबर का पोर्शन आता है शिक्षण अभिरुचि का, और अगर इसमें हम अच्छा कर जाते हैं तो फिर बाकी सब्जेक्टों में हम ठीक ठाक कर लेंगे, क्योंकि जीएस वाले पोर्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, उसमें बहुत लंबा पोर्शन है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं रहता और इसमें आप एक एक छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको अगर अच्छे से क्लियर करते चले तो इसमें बहुत अच्छे नंबर खींचे जा सकते हैं। और दूसरी ओर हिंदी उत्तराखंड वाला पोर्शन अच्छा पोर्शन रहता है, वहां पर भी आप अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ये कुछ दो तीन चार पोर्शन ऐसे हैं जिनमें हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और आराम से 100 के आसपास हम यहाँ पर स्क्रीनिंग में कर सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से टारगेट रहेगा कि जो ये स्क्रीनिंग वाला एग्जाम है इसमें हम 100 प्लस किसी भी हाल में अपने नंबरों को रखें, जिससे कि अगर कुछ कम पोस्ट भी हमारे सब्जेक्टों में रहेंगी तो हमें फिर वहां पर परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें कल हमने राधा कृष्णन आयोग शुरुआत की थी और इसे हम एक बार रिवीजन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर जहां तक हमने कल कर रखा था उससे आगे को चीजों को क्लियर करेंगे। तो आते हैं हम राधा कृष्णन आयोग में। राधा कृष्णन आयोग में मैं पूरे के पूरे आयोग को एक छोटे से 4 पॉइंटों में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आप समझ जाओ कि जो राधा कृष्णन आयोग है इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 ये इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि 48 में इन्होंने इसे गठित किया था और 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसलिए इसे 1948-49 कहा जाता है। अब देखिए इसके मुख्य बिंदु ये है, इन बिंदुओं को आप फोकस करो। सबसे पूरा का पूरा आयोग इन्हीं बिंदुओं पर है। अगर इन बिंदुओं को समझ गए तो आयोग हमारे समझ में आ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा उनकी रिपोर्ट है। उसको पूरा का पूरा समझने के लिए हम पहले एक छोटे से उसके स्ट्रक्चर में पूरे आयोग को समझ लें तो फिर आगे को हमें परेशानी नहीं आएगी। इतने पॉइंट है, ये 6 पॉइंट मैंने मुख्य रूप से इसमें बना रखे। इन 6 पॉइंटों को आप अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि इन पॉइंटों को हमें पढ़ना है या समझना है। इतना समझ में आ गया तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा स्थापना, रिपोर्ट, सदस्य, उद्देश्य। इन 4 चीजों को हमें समझना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, इसमें सदस्य कितने थे और इस आयोग का उद्देश्य क्या था, किस लिए इस आयोग को बनाया गया। दूसरी चीज मैंने कहा आयोग की आख्या। आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट को बनाने में उसकी जो प्रक्रिया रही वो कैसी रही उसको आपने समझना है यहाँ पर। और फिर उसके बाद तीसरी चीज हमने यहाँ पर कहा है कि आयोग के सुझाव। आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट बना दी तो उसमें इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए कि क्या क्या करना है करके उन्होंने जो सुझाव दिए उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा नंबर 5वां पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रभाव। इससे पहले अन्य सुझाव भी है। देखो यहाँ पर आयोग के सुझाव है, उसके अतिरिक्त देखो अब ये अन्य सुझाव क्या है इसको भी समझना आप, क्योंकि जनरली हमने जो आयोग के सुझाव थे वो लिखे, उसके अलावा कुछ ऐसे सुझाव भी हैं जो प्रॉपर टॉपिक में नहीं आए, वो क्वेश्चनों के थ्रू हमको मिले तो हमने उनको अन्य सुझाव करके उसमें आपके लिए उनको तैयार कर दिया। तो उससे हमारा कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं। कोई चीजें अगर ऐसी हैं जो इस टॉपिक में तो नहीं आई लेकिन क्वेश्चनों में आ रही थी तो उनको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है इसमें। तो ये अन्य सुझाव में हम उनको समझ लेंगे। नंबर 5 में देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रभाव। इस आयोग को बनने के बाद क्या प्रभाव पड़े, इस आयोग की सिफारिशें जो इन्होंने की क्या वो धरातल पर उतरी, क्या उनका कुछ प्रभाव पड़ा, या जो जो प्रभाव पड़े उन प्रभाव को हम यहाँ पर समझेंगे।
इसके बाद नंबर 6 पॉइंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन परिचय। इनके जीवन के कुछ मुख्य बातें हमें यहाँ पर समझनी है कि इनका जन्म कब हुआ, और इसके अलावा ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, और इन्हें भारत रत्न भी मिला था, तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य पॉइंट है जिन पर हमें इसमें समझना है। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पहले पॉइंट में हम यहाँ पर चलते हैं। एक तो स्थापना की बात है, स्थापना कब हुई, और दूसरी बात हमें यहाँ पर समझनी है रिपोर्ट इन्होंने अपनी, इसके गठन के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी। ठीक है, दो चीजें हैं, और तीसरी चीज है इसमें सदस्य कितने थे और इसका उद्देश्य क्या था। इन 4 पॉइंटों को हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये कहने के लिए तो सिंपल एक डेट है कि 1948 और 1949, लेकिन आप देखोगे, जब पेपर में देखोगे, ये एग्जैक्ट, ये सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था, और या फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखो, स्थापना तो हमने कही 4 नवंबर 1948 को हुई थी, लेकिन साथ में याद रख लेना कि इसकी स्थापना करने के लिए किसने सिफारिश की थी। तो इसमें मैंने 2 समितियां बताई थी, एक तो CABE और दूसरा IUBE। CABE और IUBE, इन दोनों की सिफारिश पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन दोनों की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कह दो या फिर राधा कृष्णन आयोग कह लो, शिक्षा आयोग का गठन हुआ। और इन दोनों का नाम भी आपने याद रखना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर भी इसे लिखा दूंगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और इसका मतलब है अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। ये दोनों के आपको फुल फॉर्म भी साथ में क्लियर होनी चाहिए। तो ये स्थापना और रिपोर्ट दोनों चीजें हमने समझी। और एक बात इसमें और समझनी है साथ में, कि जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग यही था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग यही राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। तो ये पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, स्थापना और रिपोर्ट, 2 चीजें होगी। तीसरी बात, इसके सदस्यों की बात आती है, तो सदस्य कितने थे, तो इसके सदस्यों की संख्या 10 सदस्य है। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरा जो है, इसके अध्यक्ष के साथ साथ आपको सचिव का नाम याद रखना है। सचिव कौन थे, तो निर्मल कुमार सिद्धांत इसके सचिव थे। तो अब आपको ये धीरे धीरे ये चीजें याद भी हो जानी चाहिए। मेरा मुख्य रूप से आज ये रिवीजन करने का और एक्स्ट्रा टाइम लेने का, मैंने क्लास का टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखा है इसमें, ताकि इसको मैं एक बार पूरा रिवीजन करा दूं और आपको ये याद भी हो जाए, तो फिर हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया था 10 सदस्य थे। एक इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वह भी इसके सदस्य थे। और एक डॉक्टर ताराचंद इसमें सदस्य थे, जो मैंने कल सभी सदस्यों के नाम लिखा रखे हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी इसमें सदस्य थे। और इसके अलावा एक डॉक्टर जेम्स डफ थे, और डॉक्टर कर्म नारायण बहल, और डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर जॉन जे टिगेरट और डॉक्टर आर्थर मॉर्गन,
इतने इसमें सदस्य थे। आप सभी लोग जिनने सदस्यों के नाम नहीं लिखे हैं तो लिख लेना, कल मैंने जो भी नोट्स थे इसके वो भी ग्रुप में सेंड आपको कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, उस समय पर शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री का नाम याद रखना है, शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबुल कलाम आजाद जो है उस समय पर शिक्षा मंत्री थे। क्लियर? तो अबुल कलाम आजाद उस समय पर शिक्षा मंत्री थे। तो तीन चीजें होगी, स्थापना, रिपोर्ट, सदस्य। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या था। आप इसके नाम से ही देख सकते हो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसको कहा गया है। तो विश्वविद्यालय की या उच्च हायर एजुकेशन की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करना और उनके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य को समझ लेना कि विश्वविद्यालय शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन कर उसके उनके समाधान हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, प्रस्तुत करना। अब आप लोग इसको धीरे धीरे चीजों को याद करते हुए चलना, जिससे कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। ये इसका उद्देश्य है कि जो हायर एजुकेशन की जो उस समय पर तत्कालीन समस्याएं थी उनका अध्ययन करके उनके समाधान हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसके साथ ही ये हमारा पहला वाला जो मुख्य टॉपिक था वो हमारा क्लियर हुआ, स्थापना, रिपोर्ट, सदस्य और उद्देश्य। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे थे, दूसरी बात करते हैं आयोग की आख्या। अब आयोग ने अपनी जो आख्या तैयार की, अपनी वो रिपोर्ट तैयार की, वो किस तरीके से तैयार की, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे आयोग की आख्या। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग लिखेंगे, जिनने लिख रखा है तो वो लोग इनको रिवीजन करें और इनको याद भी करते रहे साथ ही साथ, क्योंकि मुख्य जो ये डेट है यही डेट कई दिमाग में याद नहीं रहती। आप 10 बार जब इनको बिल्कुल पढ़ोगे तब जाकर के अच्छे से याद होंगी। 4 नवंबर 1948 और 25 अगस्त 1949, बिल्कुल इसको आप रट लो, चाहे कितनी बार पढ़ो लेकिन उसको जरूर याद रखो अच्छे से। तो दूसरी चीज हमने कहा आयोग की आख्या। इस आयोग ने अपनी आख्या कैसे बनाई? तो आयोग ने उस समय पर जो विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी, आयोग की आख्या, इसको समझो। इसमें हमने कहा था कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए उस समय पर दो चीजें मैंने मुख्य रूप से कही कि 1000 व्यक्तियों को अपनी एक प्रश्नावली तैयार करके भेजी। इसमें पहली बात कि आयोग ने 1000 व्यक्तियों को, इसमें व्यक्तियों को कर लेना, 1000 व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों की समस्याओं से संबंधित प्रश्नावली बनाकर भेजी और जिसमें से कितने लोगों ने, जिसमें से 600 लोगों ने, 600 व्यक्तियों ने जवाब दिया। तो ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों को ये अपनी प्रश्नावली भेजी थी और कितने लोगों ने इसका जवाब दिया। एक बात तो ये थी। दूसरी बात हमने कहा कि जो आयोग के सदस्य थे उन्होंने स्वयं, आयोग के सदस्यों ने कुलपतियों से, विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, कुलपतियों से मिले कुलपतियों से, और इसके अलावा जो शिक्षक थे, शिक्षकों से और छात्रों से मिलकर विश्वविद्यालय की समस्याओं को जाना, विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके अपनाए उन्होंने अध्ययन किया।
एक तो उन्होंने प्रश्नावली के द्वारा वहां से प्रश्नों के उत्तर ढूंढे, और दूसरा स्वयं वो कुलपतियों, शिक्षकों और छात्रों से मिलकर जो विश्वविद्यालय की तत्कालीन समस्याएं थी उन समस्याओं को इन्होंने समझा, ताकि जो विश्वविद्यालय की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और आयोग ने जो है 9 महीने का समय लिया अपनी आख्या को तैयार करने में। आयोग ने 9 महीने में अपनी आख्या तैयार की। 9 महीने में आख्या तैयार की मतलब रिपोर्ट तैयार की, इस बात को ध्यान रखेंगे, तैयार की। इसमें समय आप जानते ही हो, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 4 नवंबर 1948 से लेकर 25 अगस्त 1949 तक का समय लगा। तो टोटल इसमें जो समय लगा ये 9 महीने का समय लगा, और इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। ठीक है, अब ये रिपोर्ट इनकी तैयार होगी। अब यहां से आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी ये कितने विषयों पर थी, इस पर हम ध्यान देंगे कि आयोग की जो रिपोर्ट थी ये कितने विषयों पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और कितने अध्यायों में थी, और कितने इसमें पृष्ठ थे। इसमें आयोग ने अपनी जब रिपोर्ट बनाई तो आयोग की रिपोर्ट 13 विषयों पर थी, और इसमें रिपोर्ट करके हमने लिख लिया था कल, रिपोर्ट जो दी थी ये 13 विषयों पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 13 विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी। और दूसरी बात अध्याय की आई थी, मैंने इसमें 15 अध्याय, यही सही है इसमें, क्योंकि अधिकांश जगह हमने देखा 15 अध्याय है, और मेरे पास जो बुक थी उसमें एग्जैक्ट 25 लिखा हुआ भी है उसमें, लेकिन मैंने अधिकांश जगह देखा कि 15 अध्याय इसमें सही है। तो इसमें आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 विषयों पर और 15 अध्यायों में दी। और तीसरी चीज, इसमें कितने पृष्ठ थे, तो 747 पृष्ठ, 747 पृष्ठों में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो ये रिपोर्ट बनी, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 13 विषय, 15 अध्याय, 747 पृष्ठ। इसमें से अलग से कुछ भी याद नहीं करना है कि यही चीजें याद रख लेनी है। ये याद रखोगे तो ये सीधे सीधे आपको क्वेश्चनों में दिखाई देंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये आपका इसकी 2 चीजें हमारी क्लियर होगी, स्थापना रिपोर्ट, सदस्य उद्देश्य, आयोग की आख्या। अब बात आती है आयोग के सुझाव। सुझाव पर हम कल चल भी रहे थे और इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला हमने आयोग के सुझाव समझे थे, किस तरीके से आयोग ने अपने सुझाव दिए, उन पर थोड़ा सा और चर्चा करते हुए हम इस टॉपिक को पूरा समझते हुए कंप्लीट करेंगे, ताकि हम कल इसके क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सकें। आयोग के सुझाव, अगला आता है आयोग के सुझाव। अब मैंने आपसे कहा था कि आयोग ने जो है अपने सुझाव 4 मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिए थे। ये भी ध्यान रखेंगे, आयोग ने या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव 4 क्षेत्रों में दिए। सुझाव कितने क्षेत्रों में दिए, तो 4 क्षेत्रों में दिए थे। 4 क्षेत्रों में दिए थे। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने कहा था नंबर 1 शिक्षण संकाय आता है। शिक्षण संकाय या फिर टीचिंग फैकल्टी जिसको हम कहते हैं, शिक्षण संकाय के विषय में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी या अपने सुझाव दिए थे, कहेंगे रिपोर्ट की जगह सुझाव कहेंगे। शिक्षण संकाय के लिए मतलब जो टीचिंग फैकल्टी है वो किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने अपना सुझाव दिया, सबसे पहली बात। दूसरा हमने कहा था लेवल ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण स्तर। दूसरा इन्होंने शिक्षण स्तर के बारे में अपना सुझाव दिया। शिक्षण स्तर का मतलब था लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का लेवल किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। फिर हम आगे बढ़े थे और उसमें हमने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। तीसरा इन्होंने विश्वविद्यालय का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, प्रशासन और वित्त विश्वविद्यालय के लिए कहां से आएगा, इस बारे में इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मतलब इसमें जो ग्रांट कह लें तो ग्रांट कहां से आएगा उस पर इन्होंने अपनी बात कही थी। और चौथा जो है विश्वविद्यालय की जो संरचना है, नंबर 4 शिक्षा संरचना कहेंगे। विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना स्ट्रक्चर कैसा होगा एजुकेशन का, और इसके अलावा इसका संगठन कैसा होगा,
ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमने समझना है, और इस आयोग का मुख्य रूप से यही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए, इनको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले बात आई कि शिक्षण संकाय के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहला हमने कहा था शिक्षण संकाय। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। शिक्षण संकाय मतलब टीचिंग जो फैकल्टी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कौन कौन फैकल्टी में आएंगे, इस पर इन्होंने कहा कि शिक्षक 4 भागों में इन्होंने बांटा। जैसे इन्होंने सुझाव 4 क्षेत्रों में दिए हैं, वैसे ही इन्होंने शिक्षकों को कितने भागों में बांटा, शिक्षकों को आयोग ने 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। और ये 4 तरीके के शिक्षक कौन कौन से हो गए उनको समझना। सबसे पहले इसमें कौन आएंगे, प्रोफेसर। नंबर 1 सबसे ऊपर जो है प्रोफेसर होने चाहिए विश्वविद्यालय में, ये इन्होंने कहा। और दूसरी चीज इन्होंने कहा पाठक होने चाहिए, पाठक, दूसरा पाठक कहा। और तीसरा इसमें रीडर कहा इन्होंने, व्याख्याता। पाठक मतलब रीडर हो गया, इनको इंग्लिश में भी लिख लोगे तो ठीक रहेगा। प्रोफेसर हो गए और रीडर हो गए, और तीसरा व्याख्याता, व्याख्याता कहलाए, व्याख्याता। और चौथा जो है व्याख्याता के बाद चौथा प्रशिक्षक, नंबर 4 प्रशिक्षक। व्याख्याता मतलब टीचर हो गए और ट्रेनर हो गए। ये 4 तरीके के इन्होंने कहा कि टीचिंग जो फैकल्टी है इन्हें 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। सीधे क्वेश्चन बनेंगे, कल ही हम क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पर आप लोग खुद देखोगे कि इनके बारे में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। या फिर सीधे ये भी पूछ देगा कि शिक्षण संकाय को कितने भागों में बांटा था, 2, 4, 6, 8। ये बिल्कुल अच्छे से अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आपको आएगी। इसके अलावा शिक्षण अवधि की बात कही, शिक्षण अवधि भी साथ में समझ लेना। इन्होंने शिक्षण अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट दी, इसी में शिक्षण अवधि। और इसके लिए कहा इन्होंने कि सप्ताह में 18 घंटे की शिक्षण अवधि होनी चाहिए। शिक्षण अवधि सप्ताह में 18 घंटे। अब आप लगा लो पर डे का कितने घंटे होंगे, क्योंकि 6 दिन सप्ताह में क्लास चलेगी, तो 18 घंटे का मतलब हो गया कि 6 तिया 18 है ना। तो 3 घंटे पर डे की क्लास होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो सप्ताह में 18 घंटे की शिक्षण अवधि, अधिक से अधिक, इससे अधिक न हो। और शिक्षण जो शिक्षक का अवकाश से संबंधित शिक्षक सेवा अवकाश कहेंगे, सेवा अवकाश। इसके बारे में इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बारे में, सेवा अवकाश मतलब रिटायरमेंट, और इसके लिए उम्र उन्होंने कितनी कर दी, उम्र 60 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी थी, 64 वर्ष कर दी। 60 वर्ष से 64 वर्ष कर दी, इसको ध्यान रखेंगे। उनने अपनी सिफारिश में कहा कि रिटायरमेंट की एज जो है 60 वर्ष की अपेक्षा 64 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इनकी सबसे पहली चीज शिक्षण संकाय के बारे में इनकी ये रिपोर्ट है। इसको आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से इन पॉइंटों पर, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन दिखाई देगा कि कितने घंटे की शिक्षण अवधि इन्होंने कहा, सेवा अवकाश के लिए कितने वर्ष इन्होंने कहा, तो और इसके अलावा शिक्षण संकाय में शिक्षकों को कितने भागों में बांटा। ये सारे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं जिस पर हम लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ, शिक्षण संकाय। अब हम बात करते हैं शिक्षण स्तर। दूसरा, हमने शिक्षण स्तर के बारे में भी कल थोड़ा सा समझा था। शिक्षण स्तर को भी हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं और इसको समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2 है शिक्षण स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। ये कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देंगे। इसमें शिक्षण स्तर में 2-3 चीजें आपने ध्यान देनी है। शिक्षण स्तर में सबसे पहली चीज छात्र संख्या। छात्र संख्या के बारे में इन्होंने क्या कहा कि एक तो जो विश्वविद्यालय है
और दूसरा उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, महाविद्यालय आते हैं, उन दोनों के लिए कहा, एक तो विश्वविद्यालय में छात्र संख्या और इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय होंगे, संबंधित महाविद्यालय, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, नैनीताल है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न डिग्री कॉलेज आते हैं, जैसे हल्द्वानी हो गया, एमबीपीजी हो गया, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ही एक संबंधित महाविद्यालय हुआ। ऐसे ही अन्य जैसे अल्मोड़ा कैंपस हो गया, वहां का अपना महाविद्यालय, उसमें विश्वविद्यालय अलग हो गया और उसके अंतर्गत जो भी महाविद्यालय आते हैं वो अलग हो गए। तो विश्वविद्यालय में इन्होंने छात्र संख्याओं की बात कही, तो वहां पर कितने होने चाहिए छात्र संख्या, 3000 से अधिक न हो, और जबकि जो संबंधित महाविद्यालय वहां पर कितनी होनी चाहिए, 1500 से अधिक छात्र संख्या न हो। ये इनकी छात्र संख्या के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। दूसरी बात देखो, छात्र संख्या के बाद दूसरी चीज इन्होंने कार्य दिवस की बात की, कि कार्य दिवस जो है कितने होने चाहिए साल में। तो इन्होंने कहा कि भाई परीक्षा की अवधि को छोड़ करके, जितने समय की परीक्षा अवधि होती है उसको छोड़ करके अधिकतम 180 दिन, मतलब या कह लो कि न्यूनतम कम से कम 180 दिन तो ये जो कार्य दिवस है साल में होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये है इनकी सिफारिश। कहा कि परीक्षा अवधि को छोड़कर कम से कम 180 दिन जो है ये वहां पर महाविद्यालय या खुलने चाहिए, ये इनके बारे में इन्होंने कहा। तीसरी चीज देखो, प्राप्तांक के बारे में इन्होंने अपनी फिर एक और सिफारिश की कि प्राप्तांक फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन इन्होंने इसके बारे में कहा कि भाई कितने परसेंट में फर्स्ट डिवीजन होगी और कितने में जो है सेकंड होगी और कितने में थर्ड होगी। इसके लिए इन्होंने 70% में कहा कि भाई फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और 55% में कितनी कौन सी होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन, और 40% में होनी चाहिए थर्ड डिवीजन। ये इनका अपना सुझाव था, ये इन्होंने इसके लिए सुझाव दिया। तो ये तीन चीजें इसमें आपने शिक्षण स्तर में इन तीन चीजों पर ध्यान देना है, छात्र संख्या, कार्य दिवस और प्राप्तांक। उम्मीद है यहां तक की चीजें सबको क्लियर होंगी। अब बात आती है प्रशासन एवं वित्त। इन्होंने प्रशासन एवं वित्त के बारे में अपनी क्या सिफारिश दी, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। दो चीजें हमारी क्लियर हो गई है। अब तीसरे में चल रहे हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त। विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त। प्रशासन एवं वित्त, प्रशासन के लिए इन्होंने क्या कहा और वित्त के लिए क्या कहा। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भाई जो शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रख देना चाहिए, ये कहा इन्होंने। सूचियां तीन तरीके की होती है, पॉलिटिकल में भी आपने पढ़ाई था। एक होती है केंद्र सूची, जो कि केंद्र सरकार उस पर अपने जो भी काम होते हैं वो सब केंद्र सरकार करती है। दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मोनिका। बस ये है कि थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि समवर्ती सूची की यहां पर बात कही। शिक्षा को कहा उन्होंने केंद्र सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियां हैं, उसमें से इन्होंने कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। न केवल केंद्र का विषय नहीं होना चाहिए, नहीं केवल राज्य का विषय होना चाहिए, बल्कि ये समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। इसके लिए समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हो, केंद्र और राज्य दोनों का उस पर अधिकार हो, केंद्र उसके लिए नियम बनाए और राज्यों में उसको लागू किया जाए, ये इन्हें अपनी सिफारिश में कहा। और बाद में जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976, सब लोग जानते ही हो, लघु संविधान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी उसे माना जाता है। उसके बारे में हमने पॉलिटी में इसके बारे में बात भी की थी काफी बार कि 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। मतलब ये इसका प्रभाव हुआ, इनकी जो सिफारिश थी उसका प्रभाव हुआ। ठीक है, तो उसी चीज को हम समझेंगे। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, शिक्षा
समवर्ती सूची में रखा जाए, समवर्ती सूची में रखा जाए, सूची में रखा जाए। और इस पर शिक्षा के लिए नियम कौन बनाएगा? केंद्र बनाए और राज्यों में उसको लागू किया जाए। तो नीतियां बनाने का कार्य केंद्र करे, नीतियां बनाने का कार्य केंद्र करे और राज्य उन्हें लागू करे, राज्य उन्हें लागू करे, लागू करे। ये इनकी सिफारिश थी। इसके लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने से संबंधित बात इन्होंने एक तो ये की थी। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि भाई ग्रांट के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, कि ग्रांट कहां से आएगा एजुकेशन के लिए, तो अनुदान कहां से आएगा। तो अनुदान के लिए इन्होंने कहा कि अनुदान प्रदान करने के लिए यूजीसी का गठन किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि अनुदान प्रदान करने के लिए यूजीसी का गठन किया जाए, यूजीसी का गठन किया जाए, गठन किया जाए। ये इन्होंने कहा। ग्रांट के लिए जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाए, जिसे कि हम यूजीसी के नाम से जानते हैं। और इनकी सिफारिश के आधार पर 1953 में यूजीसी अस्तित्व में आया, जिसे 1956 में वैधानिक दर्जा दिया गया। यूजीसी अस्तित्व में कब आया? तो 1953 में, और उसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1956 में। अब देखो दोनों जो सिफारिश है वो दोनों की दोनों फिर प्रभाव में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि भाई ये इसका प्रभाव था। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त दोनों के लिए इन्होंने अपनी ये सिफारिश की थी। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अगला आता है विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना एवं संगठन। इसे जल्दी से लिखो, फिर अगले पॉइंट पर चल रहे। जल्दी से इन दोनों पॉइंटों को लिख लो और फिर अगले पॉइंट पर चल रहे। नंबर 4 देखिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना, शिक्षा संरचना और संगठन। इसके बारे में हम समझते हैं कि आयोग ने क्या सिफारिशें की। सबसे पहली चीज, इन्होंने उच्च शिक्षा के 3 स्तर की सिफारिश की। उच्च शिक्षा में कितने स्तर कहा उन्होंने? उच्च शिक्षा के 3 स्तर की सिफारिश की। 3 स्तर कौन कौन से? अब इन तीनों स्तरों को जो अभी भी चलते ही है, ये 3 स्तर कौन से चलते हैं? एक स्नातक होता है, स्नातक होता है। दूसरा स्नातकोत्तर। नंबर 1 कौन सा होता है? स्नातक, ग्रेजुएशन। दूसरा स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तीसरा क्या होता है? शोध, शोध मतलब रिसर्च, जिसे हम कह रहे हैं पीएचडी वगैरह जो भी होता है ना। तो ये 3 स्तरों की बात की। स्नातक इन्होंने कहा कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। स्नातकोत्तर कितने साल का होना चाहिए? 2 साल का। बीए कितने साल का? बीए बीएससी कितने साल का होता है? 3 साल का। और एमए एमएससी कितने साल का होता है? 2 वर्ष। और शोध कितने साल का कहा इन्होंने? 2 वर्ष का। ये इनकी सिफारिश थी। स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के लिए इन्होंने इस तरीके की सिफारिश की। 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष की इनकी सिफारिश थी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तीसरा, उच्च शिक्षा के वर्ग कितने कहे, कितने वर्ग होने चाहिए? तो उच्च शिक्षा के स्तर भी 3 कहे और वर्ग भी 3 कहे। दूसरी बात देखो, उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के 3 वर्ग होने चाहिए। वर्ग कितने होने चाहिए? 3 वर्ग। तो 3 वर्गों की इन्होंने सिफारिश की। कौन कौन से वर्ग? एक कला वर्ग होता है, एक विज्ञान वर्ग होता है। तीसरा कौन सा कहा इन्होंने? व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी कह लो या व्यवसायिक। तो नंबर 1 कला, आर्ट साइड हो गया। दूसरा विज्ञान मतलब साइंस साइड हो गया, विज्ञान। और तीसरा जो है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी, टेक्नोलॉजी से संबंधित तकनीकी शिक्षा। कॉमर्स मतलब सब लोगों की समझ में आ रहा होगा, है ना। आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स, इन्होंने 3 तरीके के 3 वर्गों में हायर एजुकेशन को इन्होंने बांट दिया।
क्लियर है। अब व्यावसायिक शिक्षा के लिए उन्होंने विभिन्न विभाग कहे कि भाई व्यावसायिक शिक्षा के लिए विभाग कौन से होने चाहिए। जैसे व्यावसायिक शिक्षा में जैसे आप जानते ही हो कि एक शिक्षक शिक्षा हो गया है ना, बीएड वगैरह हो गया, ये भी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आ गया। ऐसे ही कृषि शिक्षा हो गया, एग्रीकल्चर से संबंधित। ऐसे ही वाणिज्य शिक्षा हो गया, और तकनीकी शिक्षा हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया, और चिकित्सा शिक्षा हो गया, और कानूनी शिक्षा। तो इसके लिए जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए उन्होंने 6 विभागों की सिफारिश की थी। उस पर हम चर्चा करते हैं। इसको लिखो, और फिर हम लिख रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा के विभाग। व्यावसायिक शिक्षा हेतु विभाग में इस साइड लिख दो, शायद ये दिख रहा होगा। व्यावसायिक शिक्षा हेतु, व्यावसायिक शिक्षा हेतु विभाग। कौन कौन से इसमें विभाग होने चाहिए, इसको हम यहां पर समझते हैं। अब सबसे पहले तो शिक्षक शिक्षा विभाग होना चाहिए, शिक्षक शिक्षा विभाग। और दूसरा इन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा विभाग होना चाहिए, कृषि शिक्षा विभाग। तीसरा वाणिज्य, वाणिज्य शिक्षा विभाग, कॉमर्स वाला विभाग होना चाहिए, शिक्षा विभाग। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा विभाग। पांचवा इन्होंने कहा चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा। और छठा इन्होंने कहा कानूनी शिक्षा से संबंधित विभाग होना चाहिए, कानूनी शिक्षा। तो इन 6 विभागों की कहा इन्होंने। कहा जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके लिए ये 6 अलग अलग विभाग होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इन 6 के 6 विभागों को भी जरूर लिखें, क्योंकि कितने विभाग, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राधाकृष्णन आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए कितने विभागों की सिफारिश की थी। तो 6 विभागों की इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। क्लियर है? चलिए, तो ये 4 की 4 सिफारिशें हमारी क्लियर होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए समझनी थी। ये हम समझ लिए हमने। उम्मीद है सब लोगों को ये समझ में भी आ गई होगी। मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं सारे टॉपिक, जितने टॉपिक हैं इसमें, सभी टॉपिकों को समझा के दूंगा, और उसके बाद जो है इनके क्वेश्चन भी जरूर करा दूंगा। ठीक है? चलिए, इसके अलावा अन्य सुझाव। अब अगली हेडिंग लिखो, अन्य सुझाव। नेक्स्ट नंबर चौथा शायद हमारा, उसमें जो मुख्य टॉपिक थे उनमें हमने अन्य सुझाव वहां पर रखा था। इनने क्या अन्य सुझाव दिए? सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाए। इनकी सिफारिश थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, खोले जाएं। ये इनकी एक और सिफारिश होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसके बाद अगला, प्रत्येक विश्वविद्यालय देखो इनने क्या कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड भी खोला जाए। छात्रों के कल्याण के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी खोला जाना चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाए। तो ये इनकी दूसरी सिफारिश है, स्थापित किया जाए, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि एनसीसी और एनएसएस की स्थापना की जाए, एनसीसी और एनएसएस की स्थापना की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, कि किस आयोग ने एनसीसी और एनएसएस की स्थापना का सुझाव दिया था? तो राधाकृष्णन आयोग ने ही इसका सुझाव दिया था। इसके अलावा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संघों की स्थापना। क्या कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संघों की स्थापना की जाए, छात्र संघों की स्थापना की जाए। तो जिसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि जब चुनाव होते हैं छात्र संघों के, तो किस तरीके के
स्थितियां बना देते हैं वो लोग, है ना। तो वही उन्हीं छात्र संघों की स्थापना का भी इन्होंने सुझाव दिया था। इसके अलावा देखो, छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रैक्टोरियल बोर्ड, ये भी ध्यान रखना, किस आयोग ने प्रैक्टोरियल बोर्ड की सिफारिश की थी। प्रैक्टोरियल बोर्ड की स्थापना, प्रशिक्षित करने के लिए प्रैक्टोरियल बोर्ड की स्थापना की जाए, ये इनकी सिफारिश थी। ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके अलावा देखो, परीक्षा सुधार हेतु एक पूर्णकालिक बोर्ड की स्थापना की जाए। परीक्षा सुधार हेतु पूर्णकालिक बोर्ड की स्थापना की जाए। पूर्णकालिक बोर्ड की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि भाई परीक्षा में सुधार करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जो कि परमानेंट होना चाहिए, पूर्णकालिक बोर्ड होना चाहिए। अब देखो, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपांक मतलब क्या होता है? ग्रेस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रेस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाए। जैसे हमारा 33 नंबर में पास हो रहे हैं, अगर 31 नंबर आ गए, 31 आ गए, तो फिर बाकी 1-2 नंबर क्या होते थे, एक विषय में ग्रेस मिल जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रेस वाला मामला खत्म होना चाहिए, कृपांक नहीं मिलने चाहिए, इस प्रणाली को समाप्त कर दो। क्लियर। और उच्च शिक्षा का माध्यम हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा का माध्यम जो है क्या होना चाहिए? माध्यम इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी न हो, बल्कि क्या होनी चाहिए, इसके लिए जो बच्चे की प्रादेशिक भाषा है वो होना चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा हो। जैसे उत्तराखंड की जो प्रादेशिक भाषा है, जैसे हिंदी यहाँ पर प्रादेशिक भाषा है, तो हिंदी ही इसकी उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश ही इसका माध्यम रखा जाए। ये सिफारिश है इनकी थी। और एक सिफारिश और लिख रहा हूं कि सायकालीन कक्षाएं प्रारंभ की जानी चाहिए। क्या कहा इन्होंने? नंबर 9 कहा कि सायकालीन, इवनिंग क्लास है, सायकालीन कक्षाएं चलाई जाए, ये इन्हें कहा चलाई जाए। ये इसकी सिफारिश भी इसी आयोग ने की थी। सायकालीन कक्षाओं की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। क्लियर। तो ये 9 अन्य मैंने सुझाव में लिख दिए जो कि क्वेश्चनों में आपसे पूछे जाएंगे, वहां पर आपको ये दिखाई देंगे ये सुझाव। तो इन पॉइंटों को भी आप लोग लिखो जल्दी। अब इसमें देखिए कुछ बातें और इसमें हम कर रहे हैं। एक कथन है, देखो कथन, कुछ इनके कथन है इस आयोग के, उसको समझ रहे हैं। पहला कथन क्या है? इन्होंने अपने कुछ पॉइंट बात कही कि शिक्षा केंद्र सरकार और उसके घटकों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखो, शिक्षा केंद्र सरकार और उसके घटकों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा इसमें पूछा जाता है कि शिक्षा केंद्र सरकार और उसके घटकों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये किस आयोग ने इस कथन को कहा है? किस आयोग के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया? स्टेटमेंट है ये। हाँ, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो राधाकृष्णन आयोग का ये स्टेटमेंट है। राधाकृष्णन आयोग, या फिर क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बात एक ही है। तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ये कथन इसमें यहां पर कहा गया है। इस कथन को भी याद रखेंगे। एक और कथन है कि यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय में सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा। यह भी इन्हीं का कथन है। दूसरा स्टेटमेंट भी मैं लिख रहा हूं कि यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा
पूर्णकालिक बोर्ड मतलब परमानेंट एक बोर्ड बनना चाहिए। जैसे अभी आप परीक्षा कराने के लिए इन्होंने कहा कि भाई एक बोर्ड होना चाहिए, जैसे यूजीसी का गठन कर दिया ना, तो यूजीसी अपने आप में एक बोर्ड हो गया। ऐसे ही जैसे माध्यमिक शिक्षाओं के लिए उत्तराखंड बोर्ड होता है ना, स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, तो उसी तरीके से परीक्षा करने के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाए, कहने का मतलब है ना, वो उस परीक्षाओं को आयोजित कराएगा, ये उन्होंने कहा था। बात समझ में आ गई। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें यदि विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय में सुधार करने को कहा जाए, किसी एक विषय में सुधार करने को कहा जाए, तो वह विषय परीक्षा होगा। ये किस आयोग की ये सिफारिश थी? तो किस आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर से कह रहा हूं राधा कृष्णन आयोग। बात एक ही है, क्योंकि इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी, इसीलिए इसी आयोग को, राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भी आता है कई बार कि किस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया, सीधा सीधा पूछा गया। किस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आप लोग ध्यान देना। पिछले क्वेश्चनों को देखोगे तो उससे चीजें समझ में आएंगी आपको। हम पिछले पेपर के जो क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व करेंगे, और इनको भी, इसके लिए भी हम क्वेश्चनों को बनाएंगे, तो उनको सॉल्व करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रभाव क्या हुआ, उनकी सिफारिशों का क्या प्रभाव हुआ, उसको हम समझ रहे हैं। ये लिख लिया सबने? बढ़े आगे। अगली हेडिंग लिखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का प्रभाव। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने नोट्स में भी लिख रखे हैं, आप लोग उनको देख लेना। अब लिखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, इनकी जो सिफारिश थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या हुआ, उसको हम यहां पर समझ रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इनके प्रभाव क्या पड़े, इनकी सिफारिश के आधार पर 28 दिसंबर 1953 को, नंबर 1, 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी अस्तित्व में आया। यूजीसी अस्तित्व में कब आया था? तो 28 दिसंबर सन 1953 को यूजीसी अस्तित्व में आया, और सन 1956 में यूजीसी एक स्वायत्त संस्था मतलब एक स्वतंत्र बॉडी बन गई, मतलब स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, तो इससे मतलब इंडिविजुअल बॉडी कब बनी? तो 1956 में। तो इसमें कह सकते हो कि इसकी स्थापना 1956 कह सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि अस्तित्व में कब आया यूजीसी, तो 28 दिसंबर 1953 को। दूसरी बात 24 सितंबर 1969 को, 24 सितंबर 1969 को, यहां पर मैंने दो चीजें कही थी। इन्होंने सिफारिश की थी कि एक एनसीसी की स्थापना की जाए, दूसरा एनएसएस की स्थापना की जाए। तो यहां पर एनएसएस की स्थापना की गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो 24 सितंबर 1969 को। तीसरा 15 जुलाई 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 1948 को
एनसीसी की स्थापना की गई। एनसीसी की स्थापना की गई। एनसीसी की स्थापना की गई कह सकते हो, स्थापना की गई। और कहीं पर कुछ डेट वगैरह में इनकी कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन लगे तो मुझे आप लोग मैसेज कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ डेट इधर उधर कहीं पर हो तो उनको हम करेक्शन भी कर लेंगे, हो जाता है ऐसा कभी कभी, तो उन चीजों को हम करेक्ट भी कर लेंगे अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो तो। अब यहाँ पर देखो एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है। एनएसएस का आदर्श वाक्य भी ध्यान रखेंगे। एनएसएस का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है। उसमें क्या है कि मैं नहीं आप, है ना, मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। मैं नहीं आप किसका आदर्श वाक्य है, तो नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू, ये इसका आदर्श वाक्य है। क्लियर हो गया, किसका, एनएसएस का आदर्श वाक्य। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, एनसीसी का आदर्श वाक्य, इसको भी ध्यान रखेंगे। आदर्श वाक्य, अब ये संभावना है कि पूछा जा सकता है, एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन, ये इनका आदर्श वाक्य है। क्लियर हो गया, ये दो चीजें हमारी ये भी क्लियर होगी। इसके अलावा इसका और क्या प्रभाव पड़ा, नंबर 4 में चलते हैं। चौथा जो है 42वें संविधान संशोधन, 42 अमेंडमेंट। अगला लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन। नंबर 4, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था। संविधान संशोधन, सबसे इंपोर्टेंट संविधान संशोधन पॉलिटिकल में हमने बार बार कहा था, 1942वां संविधान संशोधन 1946 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया, सूची में रखा गया। अब समवर्ती सूची का मतलब इस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी होगा। बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनकी सिफारिश पर शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया और 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना हुई। 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की सिफारिश हुई, समिति की स्थापना हुई, समिति की स्थापना हुई। तो उन्होंने कहा था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो उसके लिए जो है, उसके लिए पॉइंट नंबर 2, 24 सितंबर 1969 को एनएसएस की स्थापना हुई। एनएसएस की, मोनिका क्लियर हो गया, एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को और 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। इनको याद रखेंगे। और एनएसएस का आदर्श वाक्य मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू, और एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया और 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की भी स्थापना की गई, क्योंकि उनकी सिफारिश थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाए। तो उसके आधार पर इन्होंने ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कर दी। तो ये भी हमारा मामला यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यहां से लास्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में 2-4 बातें हम समझ रहे हैं, बस 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। हम अपने टाइम से चीजों को क्लियर कर चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में हो सकता है कि भाई इन्होंने इस आयोग के, इन्हीं के नाम पर यह आयोग बना है, तो 1-2 बातें कुछ इनके बारे में पूछ ले। तो जन्म इनका कब हुआ था, जन्म 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ। और देखो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है।
एक बात तो ये होगी हमारे क्लियर, इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात मैंने कहा कि ये भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति थे और दूसरे जो है राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भी हमारा क्लियर है। और तीसरी चीज देखो, इसमें इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके अलावा और किसको दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, कृष्णन जी। और इनके अतिरिक्त एक सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, और तीसरे जो है वेंकट रमन, इनको भी, इन तीनों को जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न दिया गया, तो तीनों के नाम आ जाएंगे, चौथे में उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में। तो इसके साथ ही हमारा ये जो राधाकृष्णन आयोग था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना। हमने 1 घंटे की क्लास में सारे, मैंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने बना दिया था कि पूरे आयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया था। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने पहली हेडिंग में कहा था कि स्थापना, रिपोर्ट, सदस्य और उद्देश्य, इन 4 चीज़ों को हमने सबसे पहले समझा। दूसरे पॉइंट में हम चले कि आयोग ने अपनी आख्या कैसे तैयार की, उस पर हमने उसको हेडिंग बना लिया था। और तीसरा, आयोग के सुझाव क्या थे वो हमने समझे कि आयोग ने अपने क्या क्या सुझाव दिए। चौथा, हमने अन्य सुझाव भी पढ़े कि आयोग ने अपने अन्य सुझाव क्या दिए थे। पांचवा, हमने कहा कि इस आयोग के सुझावों का क्या प्रभाव पड़ा, उनको हमने सब समझ लिया। और लास्ट छठे पॉइंट में हमने यहाँ पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है उनके जीवन के बारे में 2-4 जो मुख्य बातें हैं वही पढ़ रखे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा आयोग कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।